दोस्तों, नेतन्याहू ने अब दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए एक नई साजिश रची है। क्या है ये साजिश, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक जानकारी दूंगी। एक सीरियाई विद्रोही कमांडर ने असद, नेतन्याहू और इस्राइल को लेकर क्या कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया है, यह भी आपको आगे बताऊंगी। सीरिया युद्ध को लेकर नेतन्याहू की ईरान को दी गई धमकी में क्या है, सीरिया में जंग के 11वें दिन क्या ताजा हालात है, इसराइल ने लेबनान में कहां-कहां सीजफायर का उल्लंघन किया है, तमाम बड़ी खबरें आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक और गुजारिश करना चाहती हूँ दोस्तों कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक किया करिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन जो लोग लाइक नहीं करते हैं उनसे मेरी यही शिकायत है कि वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए पहले वीडियो को लाइक किया करिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू किया करिए। और साथ ही आप जहां से वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूला करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं हर रोज की तरह बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। नरसंहार का दाग धोने के लिए नेतन्याहू की बड़ी साजिश, खुद को रॉबिन हुड साबित करने में जुटे। इस्राएली अखबार को दिए इंटरव्यू में सीरिया के विद्रोही कमांडर ने नेतन्याहू और इस्राइल की तारीफ में पढ़े कसीदे। नेतन्याहू ने इस्राइल को फिर दी गीदड़ भभकी, कहा सीरिया युद्ध में टांग अड़ाने पर होगा गंभीर अंजाम। सीरिया में लगातार 11वें दिन सीरियाई सैनिकों और विद्रोही गुटों के बीच जंग जारी, विद्रोही लड़ाके दमिश्क के करीब पहुंचे। लेबनान में इस्राइल ने फिर किया सीजफायर उल्लंघन, नबातिये और मजयून इलाके में किया हवाई हमला। सीजफायर उल्लंघन में अब तक 14 लोग शहीद। इराक ने अमेरिका और इस्राइल को दिया बड़ा संदेश, विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने कहा ईरान के खिलाफ हमले के लिए लॉन्च पैड नहीं बनेगा इराक। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात नेतन्याहू की नई साजिश की करते हैं दोस्तों। इस्राइल के जाने माने अखबार टाइम्स ऑफ इस्राइल में सीरिया के विद्रोही गुट के एक कमांडर का बड़ा सा लंबा चौड़ा सा इंटरव्यू छपा है। इंटरव्यू में इस्राइली अखबार ने इस कमांडर को रॉबिन हुड की तरह पेश किया है दोस्तों। गजा और लेबनान में हजारों लोगों की जान लेने वाले नेतन्याहू और इस्राइल की तारीफ में इस कमांडर ने जमकर कसीदे पढ़े हैं। उसने कहा कि वो इस्राइल के साथ अच्छे संबंध चाहता है। विद्रोही कमांडर ने कहा कि इस्राइल ने सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह को सबक सिखाकर बहुत अच्छा काम किया है। चाटुकारिता की हद करते हुए, हद को पार करते हुए उसने कहा कि सीरिया से असद सरकार को उखाड़ कर वहां इस्राइल और अमेरिका की मदद से शांति चैन कायम करेंगे, यानी कि अमन और चैन कायम करना चाहते हैं। जो खुद दोस्तों अमन और चैन का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी मदद लेकर ये लोग अमन चैन चाहते हैं। क्या बात है। खैर, विद्रोही कमांडर ने यहां तक कह दिया कि असद सरकार के हटने के बाद इस्राइल सीरिया गार्डन में गुलाब के फूल लगाएगा और सीरियाई लोगों की मदद करेगा। जहां पूरी दुनिया में नेतन्याहू की थू थू हो रही है, वहीं विरोधी कमांडर ने गजा और लेबनान में इस्राइली कार्रवाई को जायज ठहराते हुए कहा कि उसने कभी भी इस्राइल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब आप सोचिए दोस्तों, दुनिया की नजरों में हीरो बनने के लिए अब नेतन्याहू को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो वो विद्रोहियों का सहारा ले रहे हैं। उनको विद्रोहियों का सहारा लेना पड़ रहा है जिनकी तुलना आतंकवादियों से की जाती है। नेतन्याहू को अपनी छवि चमकाने का इससे बेहतर कोई तरीका शायद नजर नहीं आया होगा दोस्तों। इस्राएली अखबार ने अपने आका यानी कि नेतन्याहू की जी हुजूरी में कोई कसर नहीं छोड़ी और इंटरव्यू के लिए ऐसे विद्रोही को पकड़ कर ले आया जो आंख बंद कर नेतन्याहू के हर गुनाहों को किसी बड़े कारनामे की तरह पेश कर रहा है। गजा और लेबनान में लाखों लोगों को बेघर करने वाले, हजारों लोगों की जान लेने वाले नेतन्याहू को इस तरह पेश किया जा रहा है मानो उन्होंने इतना महान काम किया हो कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। खैर, इनका ये नाटक इसी तरह से चलता रहेगा। हम आपको दूसरी खबर अब बताते हैं। अगली खबर सीरिया से जुड़ी है दोस्तों। एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ इसी तरह की फितरत अब नेतन्याहू की हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इस खबर को देखने के बाद जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आपको मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, इस्राइल ने एक बार फिर से ईरान को गीदड़ भभकी दी है। जी हाँ,
ईरान की आंख में आंख डालकर कुछ कहने की हिम्मत उसमें है नहीं, इसलिए वो अपनी बात कहने के लिए दूसरे देशों का सहारा ले रहा है। इस्राइल ने कहा कि ईरान अगर सीरिया में अपने सैनिक और हथियार भेजने की कोशिश करेगा तो उसका सबसे पहले सामना इस्राइल से होगा। इस्राइल ने कहा कि ईरान की इस तरह की कोशिशों को वो कभी कामयाब नहीं होने देगा। नेतन्याहू से खुद का तो देश संभल नहीं रहा है, लेकिन बाकी देशों के मामले में टांग अड़ाने की उनकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं आई है। दोस्तों, ईरान से बदला लेने के लिए नेतन्याहू इस कदर अंधे हो गए हैं कि वो सीरिया में भी दखलंदाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू को ये नहीं भूलना चाहिए कि खुद असद सरकार के कहने पर ईरान उनकी मदद कर रहा है, जबकि नेतन्याहू बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह है, यानी कि नेतन्याहू सीरिया युद्ध में बेवजह अपनी नाक को घुसा रहे हैं। सीरिया में इस्राएली सैनिक और विद्रोहियों के बीच निर्णायक लड़ाई चल रही है। दोस्तों, जंग के 11वें दिन भी दोनों गुटों के बीच भीषण बमबारी हो रही है। विद्रोही गुट के लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क के बेहद करीब पहुंच गए हैं। दक्षिण पश्चिम दमिश्क से करीब 4 किलोमीटर दूर सहनाया शहर में इस्राएली सैनिक और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। वहीं सीरिया के हामा शहर में सीरियाई सेना और एसटीएफ के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। दोस्तों, हामा से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीरियाई सैनिकों को विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए दिखाया गया है। टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान से एसटीएफ के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और लगातार बमबारी की जा रही है। हामा शहर को सीरियाई सैनिकों ने घेर लिया है और बड़ी संख्या में सीरियाई सैनिक यहां पहुंच गए हैं ताकि जल्द से जल्द हामा शहर को विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त किया जा सके, कराया जा सके। अब बात करते हैं लेबनान की। इस्राइल ने लेबनान में एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। दक्षिण लेबनान के कई इलाकों पर इस्राइल ने लड़ाकू विमान और ड्रोन से हमला किया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक नबातिया जिले के योहमोर अल चकिफ और जवरात अल शर्किया कस्बे के बीच लतानी नदी के पास के इलाके पर हमला किया गया। वहीं मरजयून जिले के ओदेसे कस्बे को भी टारगेट किया गया। लेबनानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सीजफायर के बाद से इस्राएली हमलों में कम से कम 14 लोग शहीद हो गए हैं, जबकि 13 लोग जख्मी हैं। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच 27 नवंबर को सीजफायर को लेकर समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक इस्राएली सेना ब्लू लाइन के दक्षिण से धीरे धीरे पीछे हटेगी। वहीं लेबनानी सेना से इन 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिकों की तैनाती करने के लिए कहा गया कि वो अपनी सैनिकों की लेबनानी सेना अपने सैनिकों की तैनाती 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान में कर ले। ब्लू लाइन साल 2000 में इस्राइल के लेबनान से हटने के बाद खींची गई एक स्थायी यानी कि टेम्परेरी रेखा है। दोस्तों, अब बात फिलिस्तीन की करते हैं। फिलिस्तीन में इस्राएली हमले के पीछे की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुद इस्राएल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोत्रिच ने इस बात का खुलासा किया है। वेस्ट बैंक की 5930 एकड़ जमीन पर इस्राएल ने कब्जा करते हुए उस पर अपना दावा ठोक दिया है, दावा जताया है। दोस्तों, इस्राएल कस्बे वाली जमीन पर इस्राएली लोगों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। ये मैंने आपको कल भी अपने एक वीडियो में बताया था। दोस्तों, वही खबर यह भी है कि लंदन कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक लोगों ने फिलिस्तीन एक्शन के सदस्यों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पोस्टर बैनर के साथ उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया और अपनी सरकार से उन्हें तुरंत छोड़ने की मांग की। फिलिस्तीन एक्शन के सदस्यों ने ब्रिटेन में एल्बिट सिस्टम्स के ऑफिस को निशाना बनाया था। तोड़फोड़ की इस घटना में कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। दोस्तों, ये कंपनी इस्राएल के लिए हथियार बनाती है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक फिलिस्तीन एक्शन के सदस्यों ने उस कंपनी को निशाना बनाया जिसके बनाए गए हथियार से गजा और लेबनान में इस्राएल नरसंहार को अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए सदस्यों ने नरसंहार का विरोध करते हुए कंपनी में तोड़फोड़ की थी। वो कोई आतंकी नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए, तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि वो इस्राएल को हथियारों की सप्लाई करना तुरंत बंद कर दें। दूसरी तरफ नेतन्याहू से अब इस्राएल के लोग ही आजिज आने लगे हैं। दोस्तों, नेतन्याहू का विरोध करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।
विरोध करने वालों में एक और नाम जुड़ गया है, इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री गादी ऐसेनकोट का। ऐसेनकोट ने कहा कि नेतन्याहू गजा में युद्ध विराम चाहते ही नहीं है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि गजा में इसराइल के लिए लेबनान से बेहतर हालात हैं। हमास से अब इसराइल को उतना खतरा नहीं है जितना हिजबुल्लाह से था। जहां बेहतर माहौल है वहां सीजफायर हुआ ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि नेतन्याहू आखिर गजा में सीजफायर क्यों नहीं चाहते हैं। हालांकि दोस्तों इसका जवाब हमें पता ही है। मैं आपको लगातार बता रही हूं कि गजा की जमीन पर, फिलिस्तीन की जमीन पर नेतन्याहू की कब्जा करने की मंशा है। एक और वजह दोस्तों ये भी हो सकती है कि नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों ने ये धमकी दी है कि हमास के साथ अगर युद्ध विराम का समझौता किया गया तो सरकार से हट जाएंगे। सरकार गिरने के डर से नेतन्याहू गजा में सीजफायर करने से आनाकानी कर रहे हैं और कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। जर्मनी ने इसराइल के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। दोस्तों जर्मनी ने कहा कि वो रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा है और जांच के बाद जर्मनी सरकार जरूरी कदम उठाएगी। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट में इसराइल पर गजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसका मकसद मानवाधिकारों की रक्षा करना है। अब बात इराक की करते हैं। इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने यह कहा कि पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए इराक किसी को भी अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी हद में नहीं करने देगा, कतई भी नहीं करने देगा। उन्होंने साफ कहा कि इराक को पड़ोसी देशों को धमकाने का अड्डा नहीं बनने देगा वो। इससे पहले इराकी राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ जमाल राशिद ने कहा था कि उनका देश ईरान सहित पड़ोसी देशों के खिलाफ हमले के लिए इराक को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ है। बगदाद में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगाची से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बयान दिया था। अब बात करते हैं ईरान के कुछ नए कदम की। दोस्तों ईरान ने घरेलू तौर पर डिजाइन और निर्मित स्पेस टंग को SLV यानी कि स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इमाम खुमैनी स्पेस लॉन्च टर्मिनल से सिमोर्ग लॉन्चर का इस्तेमाल करके समन 1 को क्यूब सैट और एक शोध पेलोड के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है। पेलोड को पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में रखा गया था। समन 1 प्रणाली को ईरानी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि ISRC ने डिजाइन किया और विकसित किया है। लॉन्चर के पेलोड में एक फखर 1 संचार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट था। कम्युनिकेशन सेक्टर में इससे ईरान को बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट में इन खबरों पर आपकी क्या राय है जरूर लिखा करिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी प्लीज शेयर किया करिए। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बेशकीमती हैं। और दोस्तों एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो बिना लाइक किए जाइएगा मत। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।